हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं पुली के बारे में। सिंगल सिंगल फिक्स्ड पुली वहाँ तक कहानी हो चुका है। उसके पहले मशीन्स, बेसिक लोड, बेसिक्स मतलब बेसिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये सब सारा अपलोडेड है चैनल पे। यूट्यूब पे जाना है और टाइप करना है पल्लव फिजिक्स, और वहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो। अब तक का सारा लेक्चर डला हुआ है। सिंगल फिक्स्ड पुली तक वहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से अब आज कहानी आगे बढ़ेगी और मूवेबल पुली की बात करेंगे, है ना। अब तक आप लोग देखें कि सिंगल फिक्स्ड पुली में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड रहता था, है ना, वो नहीं चलता था। लेकिन अब देखोगे कि पुली भी साथ साथ चलेगा, है नहीं। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारा आपका प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फिर से एक पुली लेंगे, है ना, प्रीवियस लेक्चर की तरह फिर से एक पुली लेंगे। ठीक है, ये हो गया पुली। और इस बार ये इधर है, ये फिक्स्ड एंड, रिजिड एंड, ये यहाँ से थोड़ा सीधा, है ना, ग्रूविंग है, ये आपको अब समझ लेना है। ठीक है, ये इधर यहाँ से ये फिक्स है ना। ये वाला एंड जो है, ये यहाँ से ये जो है ये फिक्स है, और ये इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे, है ना, इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे ये इधर फ्री है, जहाँ पे आप यहाँ पे एफर्ट लगाने वाले हो। ठीक है, जहाँ पे आप इधर एफर्ट लगाने वाले हो। और ये इस बार जो इसका एक्सल है, ये जो फ्रेम है इस बार, ये यहाँ कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे इसका एक्सल जो है ये यहाँ पे ठहरा। यहाँ पे इसका ये एक्सल ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक्सल हो गया। और यहाँ पे इस बार क्या करते हैं, ये जो फ्रेम है ये तो फिक्स है नहीं, है ना, पुली चलने वाला है। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे ये इससे लटकाते हैं लोड। यहाँ पे इस बार ये फ्रेम से इस तरह से लोड लटकाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये होगी कहानी, ये मूवेबल पुली की कहानी होगी, है ना। इसमें ना ये पुली ही चलेगा ऊपर, ये एफर्ट लगाओगे ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये पुली भी चलेगा ऊपर, है ना। तो सबसे पहले लिख दे मूवेबल पुली में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स्ड पुली में फिक्स रहता था, लेकिन यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, ये चलेगा इस बार। ठीक है, ये इस बार चलेगा। तो ये पुली है और ये लोड यहाँ पे लटका हुआ है एक्सल से, और इसकी वजह से इस धागे में, इस वाले धागे में यहाँ पे आएगा टेंशन, तनाव। जब भी धागे के नीचे कुछ रख दो तो धागे पे आने लगता है टेंशन। स्टूडेंट को बोल दो आ रहा है एग्जाम, तो स्टूडेंट को आने लगता है टेंशन। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे भी उसी तरह, इस धागे पे भी, इधर भी क्या आएगा, टेंशन, है ना। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द मास एंड अलोंग द स्ट्रिंग। इस बात को लिख लो, ये आगे अब 11th में जा रहे हो, काम आएगा। अच्छा ये बताओ, कितने लोग 11th में आईसीएसई से करते हो, या सब सीबीएसई में कूद जाते हो 10th के बाद। हाँ, जेई और मेडिकल में जाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग कूद जाते हो आईसीएसई में, सीबीएसई में, सॉरी, आईसीएसई से। आईसीएसई 11th 12th से बहुत कम लोग करते हैं, नहीं। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द मास, अवे फ्रॉम द मास एंड टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, टुवर्ड्स नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे टेंशन लगता है। तो ये भी हो गया, ये पुली से इधर अवे फ्रॉम द मास एंड अलोंग द स्ट्रिंग, ये भी इधर अवे फ्रॉम द मास, ये पुली, ये लोड, और अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे टेंशन लगता है। तो लोड के यहाँ लगने की वजह से ऐसे धागे में आ जाएगा इधर टेंशन, है ना। लोड यहाँ है, ये ठहरा एल, और एफर्ट आप यहाँ लगा रहे हो, ये आपका एफर्ट, ये फ्री एंड पे है ना। ये कैसा एंड है, ये है फ्री एंड, तो एफर्ट तो फ्री एंड पे ही लगा सकते हैं ना। हाँ, ये वाला कैसा है, ये है फिक्स्ड, है ना, ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, तो एफर्ट किधर लगा रहे हैं, फ्री एंड पे एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। एफर्ट किधर लगा रहे हैं, फ्री एंड पे। तो ये कहानी इस बार यहाँ पे ये कहानी बनने वाली है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चलेगा, है ना, मूव करेगा।
ठीक है। तो ये सब दिखाएंगे कैसे पुली चल के कहाँ चल जाएगा, वो सब अभी बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात कर लें, ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो आपको पहले वाला देखना है, फिक्स्ड पुली वाला। वहाँ पे बता चुके हैं ये कि ये जो धागा है ये इनएक्सटेंसिबल है ना। ये सब कंडीशन, ये सब आइडियल केस के लिए ये सब एजम्पशन लेना पड़ता है कि इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग, ताकि टेंशन का रीडिंग सही से आए। इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग मासलेस है, सेंसलेस है, सब कुछ है। स्ट्रिंग मासलेस है। मासलेस क्यों लेते हैं ये भी बताए हैं, ताकि पूरे स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो सेम रहे। किसी भी पॉइंट पे टेंशन उसके नीचे मास की वजह से होता है, तो यूनिफॉर्म टेंशन चाहिए तो हमको लेना होगा मासलेस स्ट्रिंग। क्योंकि अगर किसी स्ट्रिंग का मास वाला स्ट्रिंग ले लेंगे तो किसी पॉइंट पे उस वहां पे टेंशन उसके नीचे मास की वजह से आएगा, और धागे का मास ले लेंगे तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत आएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। तो सिंप्लिसिटी के लिए ये करते हैं, टेंशन यूनिफॉर्म लेने के लिए मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? और यहाँ पे लेना पड़ेगा पुली। पुली को भी क्या लेना है? मासलेस, ताकि पुली का जो अपना वेट है वो कंसीडर ना हो, है ना, वो लोड में ना आए, ठीक है। नहीं तो वो भी फिर आ जाएगा तो वो भी फिर और कॉम्प्लिकेट करेगा। हम सिंपल रखना चाहते हैं चीज को, तो ये सब एजम्पशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एजम्पशन ये आपको पढ़ने से पहले ये एजम्पशन लेना पड़ेगा। ये सब रियल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ये सारा कुछ होगा। एक और चीज रह गया, क्या रह गया? फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन एट एक्सल। एक्सल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। वो जब चलेगा थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसको एज्यूम करना है कि वो नहीं है, तभी आप लोग ये पढ़ पाओगे, समझ पाओगे आसानी से, नहीं तो कॉम्प्लिकेट होगा मामला। ये सारा डिटेल में बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में, फिक्स्ड पुली वाले लेक्चर में। पहले कहने का मतलब ये है, इसके पहले, ठीक है। तो ये एजम्पशन आपको लेके चलना है, तब हम लोग यहाँ पे आगे बात कर पाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इन बैलेंस्ड सिचुएशन, बैलेंस्ड सिनेरियो, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है ये बता चुके हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो यहाँ पे लोड है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोड है, ये लोड है, ये लोड लग रहा है नीचे, है ना, ये लोड, इसका ये लोड नीचे, और इस लोड को खींचने के लिए यहाँ दो फोर्सेस आ रहा है पिक्चर में, आपको दिख रहा है। ये एक धागे में इधर ये टेंशन, और ये एक धागे में इधर ये टेंशन, है ना। तो दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक टी और एक टी इधर, है ना। तो दो टेंशन मिलके इस लोड को ऊपर ले रहा है कि नहीं? दो टेंशन मिलके इस लोड को ऊपर ले रहा है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बनेगा कि T प्लस टी इक्वल टू एल, है ना। T प्लस टी इक्वल टू एल, दो टेंशन मिलके लोड को खींच रहे हैं, दो लोग मिलके लोड को खींच रहे हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, दो लोग मिलके लोड को खींच रहे हैं, है ना, ऐसे समझ लो। और एक क्या बात है, ये जो एफर्ट लगा रहे हो, है ना, तो इधर क्या, ये धागे में क्या आएगा? ये धागे में आएगा टेंशन, इस तरह से। तो एफर्ट लगा रहे हो तो वो भी किसके बराबर है? टेंशन के बराबर, है ना। तो इस दोनों इक्वेशन से हम ये काम कर सकते हैं, एफर्ट इक्वल टू लिख सकते हैं। टेंशन क्या लिख सकते हैं यहाँ से? टेंशन इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे लोड बाई टू, एल बाई टू, यहाँ से यहाँ तो ही बनेगा, टू को इधर लाके डिवाइड कर दो, तो एफर्ट हो जाएगा लोड बाई टू, है ना। एफर्ट क्या हो जाएगा? लोड बाई टू। तो क्या समझ में आया कि आइडियल केस में, बैलेंस सिनेरियो में, मूवेबल पुली के केस में, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, लोड को लिफ्ट करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है कितना? उतना लोड के हाफ के बराबर, हाफ ऑफ द लोड के बराबर एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है? इन केस ऑफ मूवेबल पुली, इन केस ऑफ सिंगल मूवेबल पुली, है ना, सिंगल मूवेबल पुली लिखना चाहिए था। एफर्ट, है ना, एफर्ट needed or required to lift the load is equal to half of the load, है ना। सिंगल फिक्स्ड पुली में एफर्ट और लोड बराबर आया था, यहाँ पे एफर्ट हाफ ऑफ द लोड के बराबर आ रहा है।
मतलब एफर्ट हमको कम लगाना पड़ेगा, जितना लोड है उसके आधे के बराबर एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एफर्ट जो है वो लोड से कम लगाना पड़ेगा, और एफर्ट जब लोड से कम लगाते हैं और लोड ज्यादा है और उसको हम लिफ्ट कर पाते हैं, तो उस केस में वो मशीन किस तरह काम करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, है ना। कम एफर्ट में ज्यादा लोड आप उठा लो तो फोर्स आपका मल्टीप्लाई तो हो गया, कम पढ़ के ज्यादा नंबर लेते आओ तो आपका एफर्ट भी क्या हो गया, मार्क्स मल्टीप्लायर, है ना। आपका एफर्ट भी क्या हो गया, मार्क्स मल्टीप्लायर। तो उसी तरह से यहाँ भी एफर्ट लोड से छोटा है तो ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो एफर्ट लोड से छोटा ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। ये कहानी बिल्कुल क्लियर हुई, ये कहानी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुई। एफर्ट लेस देन लोड, तो ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें मैकेनिकल एडवांटेज की, है ना, यहाँ से बात कर लें मैकेनिकल एडवांटेज की, यहाँ से बात कर लें अगर, क्योंकि एफर्ट लोड की बात हो गई है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात कर लें तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये बार बार बताए हैं। मैकेनिकल एडवांटेजियस हो मेरे लिए मशीन, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, हम एफर्ट कम लगाएं और लोड ज़्यादा लिफ्ट हो। तो एफर्ट कम और मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा, तो इन्वर्स रिलेशन है, तो एफर्ट नीचे आ जाएगा और ये लोड ऊपर, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये लोड और एफर्ट जो है लोड का आधा है, तो लोड कट गया, 2 ऊपर जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो गया, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो गया, इसी केस में तो बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, है ना। इसी केस में तो बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, पढ़ाए थे, डिस्कस हो चुका है पहले दूसरे लेक्चर में इस बारे में। तो यही है फोर्स मल्टीप्लायर और मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है तो बढ़िया मूवेबल पुली काम करेगा, है ना, अच्छा मशीन कहलाएगा, है कि नहीं। 2 हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये पहले मैकेनिकल एडवांटेज क्लियर हुआ सही से। आगे एक टर्म आता है वेलोसिटी रेशियो, है ना, इसके बाद आता है वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, ये भी बताया है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यही तो हम चाहेंगे, लोड चाहेंगे ज़्यादा डिस्प्लेस करे, लोड ज़्यादा लंबा चले, मेरे हल्के हल्के एफर्ट के मूव करने से एफर्ट कम मूव करे, लोड ज़्यादा मूव करे। तो हम यही बताए थे लॉजिक इसमें कि हमको ऐसे सोचना है कि हमको वेलोसिटी रेशियो कम चाहिए, है ना, हमको ऐसे सोचना है। तो वेलोसिटी रेशियो कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हम चाहेंगे कि लोड ज़्यादा चले, एफर्ट कम मूव करे, हम ऐसा चाहेंगे। तो एफर्ट कम, वेलोसिटी रेशियो कम, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और लोड का डिस्प्लेसमेंट चाहेंगे ज़्यादा और वेलोसिटी रेशियो कम, तो इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो ऐसे याद रखना है आपको, या मैकेनिकल एडवांटेज का उल्टा याद रख लो, जैसे भी आपकी मर्जी, इसको याद रख लो। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अब देखना है कि कितना एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट है और कितना लोड का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम ये कहें, इसको आगे की स्लाइडें बना के बताते हैं तभी मज़ा आएगा। अगर हम ये कहें यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से ये फिक्स्ड एंड से है और ये यहाँ से इधर आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। अगर हम ये कहें और ये यहाँ से ये फ्रेम, है ना, और यहाँ पे ये एक्सल और यहाँ से आप लोड बांधे हुए हो। अगर हम ये कहें कि लोड डी डिस्टेंस ऊपर जाता है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डी है, तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर हमको लोड को डी डिस्टेंस ऊपर करना है तो एफर्ट कितना डिस्प्लेस होगा, ये देखना है। तो देखो आप इसको थोड़ा अलग से इधर दिखाएं, थोड़ा बड़ा करेंगे तभी ये समझ में आएगा, है ना। इधर आप देखो कि ये इस तरह से पुली है ना, ये इस तरह से पुली है, बस समझने के लिए पहले थोड़ा देख लो। ये फिक्स है और इधर आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, इधर आप एफर्ट लगा रहे हो। और ये यहाँ से ये जो है ये फ्रेम से ये लोड लटका हुआ, ये सब ठीक है। इसको आप डी डिस्टेंस ऊपर किए तो ये पुली क्या होगा, मूवेबल है, ये चलना स्टार्ट करेगा। यही बताए थे, आगे बताएंगे, मजा आएगा। ये पुली जो है मूवेबल, ये चलना स्टार्ट करेगा ऊपर, है ना। तो इसको दूसरे कलर से अगर दिखाएं तो ये मान लो ये चल के यहाँ आ गया, है ना। ये पुली जो है ये चल के यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ चल के आ गया ये पुली। तो डी डिस्टेंस ऊपर चला लोड, तो ये क्या हो गया, ये पुली जो है ये डी डिस्टेंस ऊपर चला, इधर भी और इधर भी, है ना। ये डी डिस्टेंस ऊपर चला। तो ये वाला पुली जब यहाँ चल के आएगा, तो क्या होगा, देखो कि ये रस्सी का ये वाला सेगमेंट इधर से भी खाली होगा और ये रस्सी का ये वाला सेगमेंट इधर से भी खाली होगा, है कि नहीं। ये जब चल के यहाँ आएगा तो
ये जब चल के यहाँ आ जाएगा तो ये वाला डी और ये वाला डी जो खाली हुआ ये तो फिक्स है ना, ये तो यहीं का यहीं रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा, है ना, ये तो फिक्स है, ये तो यहीं पे रह जाएगा इतना। लेकिन ये जो इधर खाली हुआ और ये जो इधर खाली हुआ ये कहाँ बढ़ेगा, ये तो ये पहले यहाँ से जाएगा, है ना, जो जो यहाँ से गया था ये तो यहाँ से जाएगा ही इतना, और ये इधर बढ़ जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ही सोचना है इसको। ये जो डी और डी खाली हुआ, ये डी ऊपर गया तो ये डी रस्सी और ये डी रस्सी का लेंथ, ये समझो ये सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन बोथ एंड, ये इतना खाली हुआ तो ये कहाँ जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, ये फिक्स है। तो ये वाला तो यहाँ से चले गया, तो ये वाला और ये वाला इधर बढ़ेगा, इधर, है ना, इधर बढ़ेगा। तो d प्लस डी ये कितना बढ़ गया, 2d, है ना, d प्लस डी ये कितना बढ़ गया, 2d। ठीक है, तो जब लोड d डिस्टेंस चलेगा तो एफर्ट जो है 2d चलेगा। जब लोड चलेगा d तो एफर्ट चलेगा 2d, जब लोड चलेगा d तो एफर्ट चलेगा 2d। ठीक है, तो एफर्ट चलेगा 2d। तो अब हम बात कर लें वेलोसिटी रेशियो की। अब ये समझ में आ गया है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये 2d बाई डी और ये डी कैंसिल और वेलोसिटी रेशियो आ गया 2, है ना। तो वेलोसिटी रेशियो भी आ गया कितना, वेलोसिटी रेशियो भी आ गया 2, है कि नहीं, वेलोसिटी रेशियो भी आ गया कितना, वेलोसिटी रेशियो आ गया 2, है ना। तो क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो 2 आ गया, है कि नहीं, वेलोसिटी रेशियो आ गया 2, वेलोसिटी रेशियो आ गया 1 से ज्यादा, है ना। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये आ गया 1 से ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, है ना। तो ये एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, मतलब ये है फोर्स मल्टीप्लायर। ये टेबल बनवा के याद करवा दिए हैं अच्छे से, चार्ट जैसा बनवा के पिछले क्लास में, है ना। तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, है ना, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये मूवेबल पुली फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है ना। वो तो पहले भी देख लिए कि एफर्ट कम, लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, है ना, एफर्ट कम, और एफर्ट मतलब लोड जितना है उससे कम एफर्ट में, ये गलत हो गया, लोड जितना है उससे कम एफर्ट में हम लोड को मूव करा लिए, तो फोर्स मल्टीप्लायर का ही तो काम हुआ, वो यहाँ देख भी रहा है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी क्लियर हुई, है ना, ये पूरी कहानी क्लियर हुई। ठीक है, ये पूरी बात क्लियर हुई। एफिशिएंसी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, यही तो होता है। ये 2/2 ये हो गया 1, परसेंटेज में बात कर लो तो 100%, है ना, 1 आ गया तो 100% ही तो है, इंटू 100% करोगे तो 100% ही आएगा। तो एफिशिएंसी 100% है। लेकिन ये फिर से बता दें, ये आइडियल केस की बात चल रही है, इसीलिए 100% आया है, रियल में ऐसा नहीं होगा, रियल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइफ में फ्रिक्शन भी है, स्ट्रिंग का मास भी है, तो ये सब फैक्टर जो है ना ये 100% होने नहीं देगा, थोड़ा कम हो जाएगा एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाएगा। और आधे लोड के बराबर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो उसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा, आधे से, लोड के आधे से थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा एफर्ट। अभी जितना लगा रहे हो इससे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है ना। अगर स्ट्रिंग मास वाला है तो उसके मास को, उससे जो टेंशन बन रहा है उसको भी सबको ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। तो ये कहानी है मूवेबल पुली की। तो इतना ही था, ये छोटा लेक्चर बस बना दिए, मूवेबल पुली समझ में आ जाए, है ना, क्यों इसको पेंडिंग में रखना था, इसको बना ही दिए। एक बात और कर लेते हैं इसमें, वही वाली बात, फिर से एक बात और इसमें कर लेते हैं कि ये जो पुली है, ये जो आप लोग देखिए अभी, ये पुली और ये यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट से है, और ये धागा इधर से गया, ये धागा इधर से गया, और यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, है ना, यही कहानी देखिए, इधर धागा गया और यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, और ये फ्रेम जो है ये तो है ही, और यहाँ पे जो भी लोड डाले हो ये तो है ही, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो आप एफर्ट लगा रहे हो ये लगा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ये एफर्ट लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बड़ा ना इनकॉन्वीनियंट होता है ऊपर की तरफ ऐसे एफर्ट लगाना, है ना, दिस इज नॉट कॉन्वीनियंट, दिस इज नॉट सुटेबल। ठीक है, ये कॉन्वीनियंट नहीं है थोड़ा ऊपर लगाना, ऊपर लगा खींचना। जैसे मान लो बाल्टी को खींचते हो कुएं से, ऊपर की तरफ रस्सी खींचो, बड़ा दिक्कत होता है। पुली से होके गुजार के खींचो नीचे तो बड़ा मजा आता है, जो हमारा वेट है वो भी सपोर्ट करता है एफर्ट को, है ना, तो ठीक रहता है वो। तो वही एक काम यहाँ कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एफर्ट है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में बदल देते हैं, तो थोड़ा मजा आ जाएगा, थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा हमारे लिए, कॉन्वीनियंट हो जाएगा।
तो हम एफर्ट का डायरेक्शन बदल देते हैं मूवेबल पुली का, तो मजा आ जाएगा। और बहुत आसान है बदलना, बहुत आसान है बदलना। आपको सिंपल सा काम बस क्या करना है, अगर हम बताएं फिर से, तो ये और ये स्ट्रिंग और ये पुली, सिंपल सा काम बस ये करना है, सिंपल सा काम, सिंपल सा काम ये करना है। ये कर ही देते हैं, ये फिक्स सपोर्ट। सिंपल सा काम आपको ये करना है क्या, कि एक फिक्स्ड पुली यहाँ से लगा देना है ना, एक एक ये फिक्स्ड पुली यहाँ से लगा देना है, ठीक है। और ये इसको, इस रस्सी को ऐसे गुजार देना है, ठीक है। तो सिंपल सा काम थोड़ा क्या कर लेना है, सिंपल सा काम कि एक फिक्स्ड पुली लगा देना है, फिक्स्ड पुली, है ना। ये जो धागा यहाँ पे आ रहा था ना इधर, ये वाला इसको फिक्स्ड पुली से गुजार देना है, फिक्स्ड पुली से, है ना। ये पुली फिक्स है ना, ये पुली जो है, ये फ्रेम से जो लटका हुआ है ये फिक्स है, इसका एक्सल नहीं घूम रहा है, ये फिक्स्ड पुली है, ठीक है। उसको देखो ऊपर आप रिजिड सपोर्ट से लटकाए हैं तो वो फिक्स है ना। ये मूवेबल है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये लोड यहाँ बंधा हुआ है, ये मूवेबल है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मूवेबल है, ये वाला मूवेबल है, ये मूवेबल है। लेकिन ये वाला जो है, ऐसा काम करें, इस वाले स्ट्रिंग को इधर फिक्स्ड पुली से होके गुजार दें इधर, है ना, फिक्स्ड पुली से गुजार दें। तो अब एफर्ट हम इधर लगाएंगे और ये मेरे लिए कॉन्वीनियंट होगा, ये मेरे लिए कॉन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या रहेगा, कॉन्वीनियंट। तो ये कर सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड पुली से होके गुजार दें, तो ये क्या होगा, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे क्यों किए, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तो एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा मामला सही रहेगा, कॉन्वीनियंट हो जाएगा थोड़ा, है ना। और इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो एक फिक्स्ड पुली से होके गुजार देना है, मूवेबल पुली वाले एफर्ट वाले एंड को, स्ट्रिंग में इधर एफर्ट लगाने वाले हो उसको फिक्स पुली से होके गुजार दो, तो काम आसान हो जाएगा। उधर फिर रस्सी गिरेगी, फिर आप धीरे धीरे ऐसे करके उसको खींच लोगे आराम से, तो ये कॉन्वीनियंट हो जाएगा, थोड़ा सुटेबल हो जाएगा, है ना। सुटेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया, ये छोटा सा लेक्चर, ठीक है। आगे अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे, अब शायद कल, पक्का शायद नहीं, अभी एग्जाम तक बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, ठीक है। और फिर हम लोग बात कर लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की, एक लेक्चर लेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। एग्जाम का टाइम है, क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है, वापस से क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।